ताइवान की राजधानी ताइपे। दफ्तर खुले हुए हैं, बिजनेस शबाब पर है, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं और ट्रैफिक मजे का है। पिछले एक महीने में चीन के साथ ताल्लुकात खराब होते गए हैं। अमेरिका और जापान ने खुलकर समर्थन किया है, लेकिन दूसरे देशों की जरूरत भी बढ़ी है। Do you really feel that this can be a blessing in disguise for India and Taiwan? India and Taiwan share the same values. We both believe in freedom and democracy and the protection of human rights. Unfortunately, we both. भारत और ताइवान डेमोक्रेसी और मानवाधिकारों में यकीन रखते हैं और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुर्भाग्यवश हम दोनों को ही चीन से खतरा है। हाल ही में चीन ने हमारे इर्द गिर्द जिस तरह की सैन्य कार्रवाई की, उससे साफ हो गया है कि हमें समर्थन चाहिए होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे भारतीय दोस्त हमारे समर्थन में आएंगे। यूक्रेन में जारी संकट के बाद दुनिया भर की नजरें ताइवान पर टिकी हुई हैं। चीन ताइवान को खुद से अलग हुआ एक ऐसा प्रांत मानता है जिसका देश की मुख्य भूमि में विलय होना तय है, लेकिन दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में पेश करता है जिसके यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हालांकि ताइवान ने अब तक खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं किया है। अपनी वन चाइना पॉलिसी के चलते भारत ने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हमेशा बहुत सटल, बहुत दबे हुए और थोड़े से अनऑफिशियल रखे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब ताइवान को भी एक नए पार्टनर की तलाश है और चाइना के साथ उसके ताल्लुकात एक तरह से पिछले कई दशकों में सबसे ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, भारत के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मौका है कि ताइवान को अपने खेमे में ले, बिजनेस की बात करे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करे और इकोनॉमी की बात करे। 1970 के बाद से ताइवान की अर्थव्यवस्था उछाल पर थी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ताइवान चिपसेट से लेकर सब कुछ बना रहा था और तब भारत सरकार ने भी यहां अपना ठिकाना बनाया। आधिकारिक दूतावास तो नहीं बनाया, लेकिन काम वही होता है आज भी। अब यहां भारतीय छात्र आते हैं, आदान प्रदान बढ़ रहा है, हम एक दूसरे को ज्यादा समझ रहे हैं। अगर ताइवान और भारत के बीच $7 अरब का सालाना व्यापार है, तो चीन और ताइवान के बीच 100 अरब से ऊपर का। ताइवान की 2.25 करोड़ की आबादी में भारतीय मूल के 5,000 लोग रहते हैं, जिनमें आधे स्टूडेंट्स हैं। जाहिर है करने को बहुत कुछ है। ताइवान की स्ट्रेंथ है हार्डवेयर और इंडिया की स्ट्रेंथ है सॉफ्टवेयर। तो हमें लगा था कि इन चीज़ों में बहुत सारे कोलैबोरेशंस होंगे, बहुत सारे स्पार्क्स होंगे। स्लो क्यों है? ताइवानीज कंपनीज गई हैं इंडिया, लेकिन काफ़ी सारे डिसअपॉइंट होके वापस आ जाते हैं। कुछ कल्चरल बेसिस पे या लैंग्वेज, इन ब्यूरोक्रेसी, इंडिया में अट्रैक्शन है, इंडिया का मार्केट उनको पसंद, उनको चाहिए कि इंडिया में हम चीज़ें बेचें, लेकिन उनको डर लगता है। हकीकत यही है कि ताइवान में जो लोग कम दिखते हैं वे दक्षिण एशियाई मूल के लोग हैं, खास तौर से भारतीय। भाषा और खान पान की चुनौती के अलावा भारतीय कारोबारियों ने भी पिछले 1.5 दशक से चीन का ही रुख कर रखा था। अब ताइवान एक विकल्प के तौर पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है। ताइवान में इस तरह की दर्जनों ई बसें रोज के रोज मैन्युफैक्चर होती हैं, दुनिया भर के मार्केट्स में जाती हैं, थाईलैंड में जाती हैं, लैटिन अमेरिका में जाती हैं और अब भारत में भी आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि इन ई बसेस को यहाँ असेंबल करने में अभी भी जो प्रोडक्शन के लिए सामान चाहिए होता है वो आधा मेड इन चाइना है। अगर ताइवान के लिए चीन का आक्रामक रवैया इन दिनों बहस का मुद्दा है, तो भारत के लिए भी पिछले 3 वर्षों से ये चुनौती ही है। लेकिन भारत खुलकर ताइवान का समर्थन नहीं कर रहा है। कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने और स्टेटस को बदलने के लिए यूनिलैटरल एक्शन से बचने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का अनुरोध करते हैं। इधर ताइवान में भारत के चाहने वालों की तादाद थोड़ी बढ़ी भी है। पहले की तुलना में इन दिनों ताइवान में ज्यादा भारतीय दिखने लगे हैं। दोनों देशों की अपनी खासियत है, जिनके आधार पर संबंध और बेहतर होने चाहिए। मेन
जो ताइवान के पास पावर है, लाइक वी ऑल नो सेमीकंडक्टर्स, तो सबका इसमें बेनिफिट है, तो इंडिया ज़रूर सपोर्ट करेगा ताइवान को। क्योंकि इस समय ताइवान और चीन के बीच मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो पहली प्राथमिकता उन्हें सुलझाने की होनी चाहिए। जहां तक भारत का सवाल है, तो ताइवान के लोग उनसे बेहतर संबंधों की उम्मीद रखते हैं, लेकिन आगे चलकर। ताइवान को बहुत से लोग टेक्नोलॉजी के नाम से भी बुलाते हैं। थर्मल इमेजिंग हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, डिवाइसेस के साथ नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद हो, ताइवान का कोई जवाब नहीं है। यही वो जगह है जहां पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और चाइना, जिस पर भारत की अभी भी सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंडेंस है, उसका सब्स्टिट्यूट बनकर ताइवान इमर्ज कर सकता है। तो मुझे लगता है एक तरीके से ब्लेसिंग है इंडिया के लिए। एंड क्यों लगता है मुझे, क्योंकि इंडिया और चाइना का भी रिश्ता अभी बहुत ख़राब है। एंड अभी हमने जो देखा पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में, जो चाइना का एग्रेशन है वो प्राइमरीली ताइवान और इंडिया के साथ ही बड़ा है। कि अगर सेम थ्रेट वो लोग देख रहे हैं, वो झेल रहे हैं, तो कॉपरेशन बढ़ सकता है। मुझे लगता है ये वेकअप कॉल है ताइवानीज बिजनेसेस जो है चाइना में, उनके लिए वेकअप कॉल है कि उन्हें चाइना से बाहर निकलकर और देशों की तरफ देखना चाहिए। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतना पोटेंशियल मार्केट है ताइवान के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी आगे अगर सिचुएशन और अच्छी रही है और हमारे इंटरेक्शंस बढ़े दोनों देशों के बीच में, तो ताइवानी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट है इंडिया में हमें देखने को ज़्यादा मिलेगा। अपने सबसे करीबी पड़ोसी के चलते ताइवान को फिलहाल दोस्तों की जरूरत है। भारत के हालात कोई बहुत अलग नहीं, बस फैसलों की बात है। नितिन श्रीवास्तव, BBC, ताइपेई, ताइवान।